हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेविस फिटनेस। और हम आपके लिए लेके आए हैं आज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड आर्म रेसलिंग, शिवा चौधरी सर हमारे। वैसे तो हम इनको प्यार से भैया बोलते हैं, लेकिन सर बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर मैं शॉर्ट में भी इनका इंटरव्यू देना चाहूँ, इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अचीवमेंट्स ही इतनी है। जितने भी, जैसे बोलते हैं ना, मैन विल बी मैन, जितने भी स्ट्रेंथ बेस्ड गेम होते हैं, हमारा पावर लिफ्टिंग 3 टाइम चैंपियन, मेंस फिजिक मल्टीपल टाइम चैंपियंस, एंड स्ट्रॉन्ग मैन पावर लिफ्टिंग मल्टीपल टाइम चैंपियंस। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर एक स्ट्रेंथ बेस्ड गेम को इन्होंने 3 से 4 बार के टाइटल होल्ड करके रखे हुए हैं। देखो, जैसे बोलते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। आजकल जो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी जर्नी दिखा रहे हैं, लेकिन बैक देन जब हम पे इतनी सोर्सेज नहीं अवेलेबल हुआ करती थी, लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी ट्रेनिंग पे किया करते थे, ना कि सोशल मीडिया पे। उस टाइम से चैंपियन बनते हुए आ रहे हैं, पेशे से वकील भी हैं। और आपने प्रो पंजा लीग में तो इनको देखा ही होगा। इन्होंने रेफरीज का ऑरा जो क्रिएट करा है वो इन्होंने किया है। रेफरी की जो एक पर्सनैलिटी होती है, जहाँ भी ये जाते हैं सबको पता लग जाता है कि शिवा चौधरी सर हमारे आ रहे हैं। तो वेलकम बैक शिवा सर। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू, आपने हमें अपने टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप अपने हमारे दर्शकों को थोड़ा, वैसे तो आपको सभी जानते हैं, बट थोड़ा आप अपने बारे में जितना थोड़ा बता सकते हो बताइए। देवीश भाई, सबसे पहले तो सब नहीं जानते। अब दुनिया बहुत बड़ी है। जी। अगर मैं इस चीज़ का गुमार करूँ कि मुझे सब जानते हैं, तो बहुत लोग हैं कि मुझे गली के बाहर भी मेरे अच्छे से लोग नहीं जानते होंगे। तो वो सबसे मेन चीज़ होती है, यही एटीट्यूड हमें कैरी करना पड़ता है कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। इस चीज़ में मत रहो कि हमें हर कोई जानता है, स्टारडम है, ये है। स्टारडम इज़ अ टेम्परेरी थिंग। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपको अच्छे से रहना पड़ेगा, सबके साथ व्यवहार एक अच्छा करना पड़ेगा, और उसी के साथ आपको ये देखना चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसकी रिस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार दो। अगर वो प्यार के लायक नहीं है तब भी उसको समझा दो, क्योंकि बहुत एरोगेंट बच्चे होते हैं कि आपको वो कुछ नहीं समझते, पर एक वक्त के बाद वो समझने लग जाएंगे। तो इसी के साथ अपनी लाइफ जिया करो, और यही चीज़ कहूँगा मैं आपके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो इनका बड़प्पन है जो ये बात बोल रहे हैं कि हमें कोई नहीं जानते, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं इनकी पॉपुलैरिटी को, और ये कैसा हो रहा है एक रखते हैं अपना। तो जैसे कि मुझे ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, मैं आपको बहुत साल से फॉलो करता हूँ, अभी आ रहा हूँ, और हम भैया के जिम में ही हम लोग ट्रेनिंग करते हुए यार बहुत टाइम हो गया हमें। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बैक देन, जब इतने साल पहले आर्म रेसलिंग हुआ करती थी, जब एक तो हमने देखा जाता था पहले आर्म रेसलिंग को इतना कोई मानता भी नहीं था, अब में और उस टाइम के एरा में क्या फ़र्क आया है? एज अ रेफरी आप जो देखते हो पूरे एक गेम को, सिनेरियो क्या क्या चेंज हुए हैं? एक्चुअली मैं रियलिटी बताता हूँ आपको। आर्म रेसलिंग पॉपुलर नहीं था उत्तराखंड के अंदर, ये एक थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है। एक तो इनको लीडर अच्छे मिल गए, ठीक है। दूसरी बात, परवीन दवाज सर ने जो हमारे लिए किया है, प्रो पंजा लीग ला के, अब हर एक बच्चा एंटरटेनमेंट की ओर जा रहा है, जिसको टीवी पे आना है, लीग खेलनी है, स्टार प्लेयर बनना है। उनकी सबकी जर्नी इस पे ही बेस है कि प्रो पंजा लीग जब से आया है, और बच्चों को टीवी पे आने का हर किसी को सपना होता है। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। अब हमारा पंजा आ गया तो अब सब पंजे ही लड़ा रहे हैं। सही बात। तो साथ ही साथ उस इरा में क्या होता था, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हमारा स्ट्रॉन्गमैन और पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, ये 3 बेस गेम थे, जिनके हिसाब से हर बच्चे को या तो बॉडी बिल्डर बनना था, या पावर लिफ्टर बनना था, अदरवाइज स्ट्रॉन्गमैन बनना था। वो वहाँ पे खेलने जाते थे। वहाँ पे फेस्टिवल टाइप होते थे, जैसे आपका एक बहुत अच्छा लीग होता है मुंबई और दिल्ली में, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, एग्जीबिशन टाइप होता है। उसमें मल्टी गेम्स होते हैं, जिसमें बॉडी बिल्डिंग, मैन फिजिक, स्ट्रॉन्ग मैन, पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, हर कोई इवेंट होता है उसमें। तो वैसे ही एक फेस्टिवल उत्तराखंड में भी होता था। हम जाते थे जब खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग मैन और पावर लिफ्टिंग, तो हम देखते थे हमारी स्ट्रेंथ तो अच्छी है, ये आर्म रेसलिंग भी हो रहा है। आर्म रेसलिंग क्या है किसी को पता नहीं था। टॉप रोल, हुक, साइड प्रेशर, सेंटर होल्ड, ये कुछ नहीं पता था किसी को, ठीक है। उसके साथ 500 रुपये एंट्री फीस होती थी। तो हम सिंपल सा अपना वेट कराया, 500 रुपये दिए। स्ट्रेंथ अच्छी थी क्योंकि हमारे लिगामेंट और रिस्ट इतने मजबूत थे, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गमैन, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्गमैन में 50 केजी डंबल अपने वेट में होल्ड कराया, रेपटेशन मारे हैं, और लॉक प्रेस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमारे रिस्ट को और हमारे जो आर्म रेसलिंग में लिगामेंट्स जो यूज़ होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बना देते थे। उसी के साथ हम 500 रुपये दे के अपना खेल लिए। अब हमारा सिंपल सा होता था कि हम ऐसे करके हाथ, अगर हम वो टॉप रोल नहीं खींच पा रहा, पर टॉप रोल मारने के लिए भी आपको कम से कम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे की कलाई तोड़ सको जी। जो टॉप रोल लग जाए। अब मेरा कलाई इतनी मजबूत है कि मैंने 50 किलो 60 किलो का जब डंबल चला रहा हूँ मैं हवा में, तो मेरी रिस्ट तो जाहिर सी बात है स्ट्रांग होनी है। तो वो जो आर्म रेसलर थे वो भी हाथ नहीं गिरा पाते थे जल्दी से। अब बस हमें इतना ही पता था कि हम खेले, हमारा गोल्ड मेडल आया, एक मेडल और इकट्ठा हो गया, हम आ गए। फिर बात है अब की। अगर अब चला जाऊं मैं किसी इवेंट में पावर लिफ्टिंग के या स्ट्रॉन्गमैन के,
तो मेरे ख्याल से अब इतने आर्म रेसलर आ चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। मैं उत्तराखंड की बात करूंगा क्योंकि मैंने एक्चुअल में यहीं क्या देखा है, और बाहर तो अलग चीज है। जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, अब मैं किसी को हल्के में नहीं ले सकता कि भाई मैं 90 केजी का हूँ, 80 केजी का हूँ, और 60 किलो वाला लड़का वहाँ पे आर्म रेसलर बैठा है, पतला सा है, क्या पता वो टॉप रोल खींच गया, क्योंकि टेक्निक डेवलप हो गई है। सब यूट्यूब जब से आया है, इंस्टाग्राम जब से आया है, तो बच्चों ने लर्न किया है, वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला है। टॉप रोल पता है बच्चों को, हुक पता है, एक्सरसाइज पता है आज आर्म रेसलिंग की कि इतनी अच्छा आर्म रेसलिंग का इतना अलग मतलब एक सेपरेट वर्कआउट होता है, नहीं तो पहले इतना नहीं पता था लड़कों को। तो ये भी चीज़ आई है इस कारण कि अंतर इतना आया है इसमें। ओके हमने देखा कंट्रोवर्सीज बहुत चलती रहती हैं, और अगर हमारे आर्म रेसलिंग की इंडस्ट्री में अगर देखी जाए तो रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई है वो ये थी कि डैनिक को एक कमेंट आया था कि संजय देसवाल ने कुछ बोला है कि वो एक अच्छा आर्म रेसलर नहीं है करके। तो जैसे कि हम जानते हैं डैनिक इतना लैंग्वेज बैरियर थोड़ा डैनिक का है और फेमस भी डैनिक हो रहा है, तो उसने कुछ ऐसा बोला था कि टेल संजय दैट आई एम नॉट दैट ही इज नॉट अ गुड आर्म रेसलर, मतलब संजय सर के लिए ऐसा बोला था। तो उस पे सबने ही डैनिक के अपोनेंट में बोला था, सिद्धांत हो गया या फिर सब चीज़ हो गई। सिद्धांत तो चलो वेट कैटेगरी के आसपास आता है। हमारे एक आभास राणा जी भी है, वर्ल्ड चैंपियन जो है, उन्होंने भी अभी ये फिर रिसेंटली कमेंट लिखा है कि डैनिक को मैं 1 सेकंड में कप करके पिन कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये फेम के लिए भी हो सकता है? क्योंकि जैसे कि हमको पता है डैनिक मेल प्लेयर ऑफ द ईयर बना हुआ है, तो क्या ये फेम के लिए हो सकता है कि हर किसी को डैनिक से पंजा लड़ाना है, हर किसी को डैनिक से ही खेलना है? ये कंट्रोवर्सी हुई कहाँ है वैसे, मुझे जानकारी नहीं है। ये कंट्रोवर्सी इंस्टाग्राम पे हुई है, आप थोड़ा बिजी रहते हो इसलिए शायद आपको पता नहीं है ये वाली चीज़, बट ये हुई है। संजय भाई को, संजय भाई ने डैनिक के लिए कहा ऐसा फैन ने बोला एक, तो फिर ऐसा डैनिक fan- ने फैन के कमेंट पे ऐसा बोल दिया। अच्छा, जी तो मतलब संजय भाई को डायरेक्टली संजय भाई ने नहीं बोला डैनिक को। नहीं, ऐसा कोई डायरेक्टली उन्होंने कुछ ऐसा कभी बोला देखो नहीं। सबसे मेन बात है डैनिक की, वो देखना चाहिए हम्म, कि अगर कोई प्लेयर्स बोल रहे हैं आपस में, हम्म, तो जैसी बात है, अगर हम दोनों प्लेयर हैं, है ना, हम स्टार प्लेयर्स से सपोज करो, तो मेरा जब स्टारडम है, तेरा स्टारडम है, अलग अलग स्टारडम है दोनों का, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे फैंस तेरे की तारीफ करें। सही बात है। ये लॉजिकली है, ये ह्यूमंस है ना। आप इतने बड़ेपन नहीं कह सकते कि अरे यार मेरे वाले फैंस भी उसके हो जाओ। नहीं, सबको अपने फैंस चाहिए, मुझे भी अपने फैंस चाहिए, एक सेपरेट रखना चाहिए। सही बात। यानी कि ये बात थोड़ी अटपटी लगी। अगर किसी फैन ने ये बोल दिया आके कि संजय देसवाल ये कह रहा था, तो डैनिक को संजय देसवाल से एक बार कंसल्ट करना चाहिए था। सबसे मेन चीज ये है। और आभास राणा वैसे ही इतना नहीं बोलता, मुझे नहीं पता उसने क्यों कमेंट करा इस चीज हम पे। भी इसी चीज से शौक हुए थे। हो सकता है कि वो गुरु मानता है संजय भाई को, और सबसे मेन बात है संजय भाई को गुरु मानता है, तो वो क्या बता उसको बुरी लगी हो, पिंच हुआ हो उस चीज से, और उसने कमेंट करा हो। बाकी रही 1 सेकंड में पिन करने वाली बात, तो काफी और प्रोपंजा में काफी मैच आने वाले हैं, तो वो देख के बता देंगे हम कौन पिन करेगा, किसको क्या करना है। वो तो मैच होते रहते हैं, और सुपर मैच भी हो ही रहे हैं प्रोपंजा के लगातार। क्या पता अगला मैच सुबह डैनिक और आभास का ही हो जाए, सही बात है। जब इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो रहा है तो। पर इतना कहूँगा कि बच्चों की बात पे इतने सीनियर प्लेयर को और इतने स्टार प्लेयर्स को आपस में कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है, आप इतने समझदार हो, आपको बच्चे देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, तो उनको सब ज़्यादा से ज़्यादा समझाओ कि अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो, हमारे पे फोकस छोड़ के। वही, और जैसे हमको पता है कि डैनिक का थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी है, हिंदी और इंग्लिश उसको कम आती है, तो हो सकता है उसने ऐसा बोलना चाहा ही ना हो। डैनिक मुझे अभी रिसेंट में मिला था नागपुर में जब हमारा नेशनल हुआ था, तो डैनिक को हिंदी नहीं आती ढंग से, और आती भी तो थोड़ी बहुत आती है, और इंग्लिश भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं है थोड़ा भी। ठीक है, बेंजामिन उल्टा अच्छा समझ लेता है हिंदी भी और इंग्लिश भी, पर डैनिक का तो पता ही नहीं क्या कौन लोग होते हैं बीच में लाइक कराने वाले। मैं दोनों को एक ही बात कहूंगा कि दोनों को समझदार बन के इस चीज पे अपना रिएक्ट करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि वो लोग हम देखते हैं स्टार प्लेयर्स हैं हमारे सबके सब, जिनके भी हमने नाम लिए हैं, और वही अगर आपस में ये सब चीज़ें करेंगे तो जो उनको जनता देख रही है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उन पे भी इन चीज़ों का असर पड़ता है, वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है जी। प्रो पंजा लीग में हो, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी लीग है हमारे इंडियंस के लिए। तो जैसे हम आजकल देखते आ रहे हैं, हर हफ्ते कंपटीशन होते हैं छोटे छोटे, जिनकी एंट्री फीस होती है अराउंड 50 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, ऐसी फीस होती है। ठीक है कि चलो फीस तो कम है, कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग भी जो उनमें खेलने आते हैं, सपना तो उनको भी रहता होगा हमें प्रो पंजा में जाना है, हमें एक बड़ी लीग खेलनी है। तो क्या वो लोग खेल पाएंगे? क्योंकि जो पाफी के कंपटीशन है वो ऑफिशियल कंपटीशंस होते हैं, और ये लोकल कंपटीशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ये खेलते हैं वो कभी कभी बैन हो जाते हैं, और उनको सपना उनका टूट जाता है। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इन पर? हाँ, लोकल कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम में, क्योंकि वो उसका कारण भी प्रो पंजा लीग ही है। वो अभी मैंने बहुत सारे पोस्टर ऐसे देखता हूँ कि प्रो पंजा का लोगो लगा दिया
और कंपटीशन करा रहे हैं। गांव देहात में कहीं कॉन्टेस्ट हो रहा है, टेंट लगा दिया छत के नीचे और वहीं पे मतलब आप समझ सकते हैं, आपने वीडियोस देखी होगी काफ़ी सारी जी। और रेफरी का नहीं पता, प्लेयर्स का नहीं पता, टेबल मेजरमेंट का नहीं पता, बस मैच हो रहे हैं। साथ ही साथ अब वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज कर रहा है गेम को, उसको खुद नहीं पता वो आर्म रेसलिंग करता है नहीं करता। सही बात है। सबसे मेन चीज वो है, जिसने आर्म रेसलिंग के बारे में जिसको नहीं पता, जिसने ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं खेले, जब एक सपोज करो मैं एथलीट हूँ, आप एथलीट हो, तीसरा पर्सन बिजनेसमैन है, ठीक है, आप और मैं मेहनत करके किसी कॉन्टेस्ट में खेलने गए, ठीक है, मैंने आपको बताया कि यार मैं गया था, मेरे साथ ना चीटिंग हुई है और ये वो ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, मैंने इतना सारा एक्सपेंस लगाया था, ये सब मेहनत करी थी, इतनी रात में सो नहीं पाया था इस कॉन्टेस्ट को लेकर और ऐसा हो गया। अब जो आपको बुरा लगेगा, आप समझ रहे हो मेरे दर्द को। अब वो तीसरा जना जो है बिजनेसमैन जो है, जिसको लेना देना नहीं है, उसको 50 रुपए लेके एंट्री फीस कराए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें वो 4-5 हजार रुपये अंदर कर लेगा। सही बात है। ठीक है, 4-5 हजार रुपये उसके अंदर हो गए, उसको क्या मतलब आपसे और मेरे से, उसको तो कॉन्टेस्ट करवाना है। और जनता को एज ए एथलीट को उसने भेड़ बकरी की तरह यूज कर रखा है कि 50-50 रुपए देके आओ खेलो, हम तो चैंपियनशिप करा रहे हैं और आर्म रेसलिंग करा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी एथलीट हैं, क्या 50 रुपये देकर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जा पाओगे? कभी नहीं। 50 रुपए की बात नहीं है, प्रो पंजाब में 100 रुपये एंट्री फीस थी, बहुत कम थी, पर उसका लेवल था। वो 100 रुपये एंट्री फीस भी बस सर ने किसी वजह से रखी थी कि तो कोई फ्रॉड ना समझ ले कि वैन के पैसे ही नहीं ले रहे, तो ठीक है। और इतना अच्छा मैं गया था वहाँ पर प्रो पंजाब जो रैंकिंग टूर्नामेंट फर्स्ट हुआ था ग्वालियर में, खाना रहना सब फ्री था वहाँ पर। और साथ ही साथ ये जो इवेंट हो रहे हैं, इसमें ऑर्गेनाइज़र जो COC बन रहा है वहाँ पर, ठीक है, उनकी मिली भगत होती है। वो कभी कभार अपनी जिम का लड़का खिला दिया कि ये जीत जाएगा, पैसे बच जाएंगे, जितने आ रहे हैं आधे आधे कर लेंगे, हो गया पॉइंट। अब उनकी शिकायत अगर ऊपर चली गई, सपोज करो कि फिलहाल उत्तराखंड में ही देख लो आप, उत्तराखंड में गली मोहल्ले में कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, अभी हम एक तरह से ये कहते हैं ना, आँख चुरा के बैठे हुए हैं कि हमें पता है कौन करा रहा है, कहाँ करा रहा है, क्यों, किस लिए करा रहा है। जिस दिन ऊपर से एक कमांड आएगी कि ओपन सोर्स वालों को बैन कर दो, कोई कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए, वो इसलिए आती है क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है ओपन कंपटीशन में, फेयर नहीं होते, सबको पता है, जजमेंट अच्छा नहीं होता। वीडियोस आप देखते रहते हो, हमारे पास भी वीडियोस आती है। किसी भाई मैं वहाँ पे गया था, अभी मैंने एक रिसेंट एक लड़के का सीन भी था, वो कंपटीशन खेलने गया, हमारा भी कॉन्टेस्ट था वहाँ पर एक आसपास, वो वहाँ नहीं गया खेलने बिकॉज ऑफ कैश प्राइस, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था, 100-200 रुपये, तो दूसरे वाले में चला गया। वो दूसरे वाले में जाने का मतलब भी क्या था, क्योंकि वहाँ पे लड़के ज़्यादा नहीं आएंगे। पाफी का जो स्टैंडर्ड है वो अल्टीमेट है, पाफी में जो खेलेगा सबको लगता है यार 70 kg में वो खेल रहा है, 80 में ये खेल रहा है, 90 में ये खेल रहा है, तो वहाँ पे तो टॉप 10 तक फिक्स हो रखे हैं, इतने खतरनाक प्लेयर हैं, सारे खेल रहे हैं। अब लड़के क्या चालाकी करते हैं, मेडल और पैसे जीतने के लिए वो छोटे कॉम्पिटिशन में चले जाएंगे, है ना, छोटे कॉम्पिटिशन में चले गए, वो चले गए जिनकी हमारे यहाँ पे टॉप 10 में प्लेस नहीं आती है, और वहाँ पे वो गोल्ड मार रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड। अब उस लड़के ने क्या किया, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो भी अच्छे खासे फॉलोवर्स है, उसको पिन कर दिया, जीत गया। अब वहाँ के लोकल लड़कों ने उसके साथ क्या किया, उसको पकड़ा, मारा, कपड़े फाड़े, उसका फ़ोन छीना, फ़ोन में से वीडियो डिलीट मारी, उसके पैसे छीने, अपनी जेब में रखे। उसके बाद वो लड़का मुझे फ़ोन करता है, हेलो शिवा भैया आप तो रेफरी हो भैया, आप मुझे बचा लो भैया यहाँ पे। मैंने कहा मेरा क्या रोल भाई, मैं कहाँ से बचा लूँ, तो ओपन कंपटीशन में गया है, तो वो कह रहा भैया आपकी तो सब सुनते हैं, ये है वो है। मैंने सबसे पहली बात, तूने मेरे से बात करी कि भैया वहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहा है पाफी वाला, जो उत्तराखंड आर्म रेसलिंग करा रही थी, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है चला जा, अच्छी बात है। उसके बाद आप वहाँ जाके नहीं, आप दूसरे वाले कॉन्टेस्ट में चले गए जो लोकल कंपटीशन हो रहा है, वहाँ के आपके साथ ये हुआ, आपको कैश प्राइज नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, आप रात भर खड़े रहे भूखे प्यासे, जैसे भी खड़े रहे। आप यहाँ पे तो कंप्लेंट कर दोगे 2 मिनट में, है ना। हमारे लिए अगर हमने किसी टूर्नामेंट में लेट हो गया है, आप सब हमारे ऊपर आ जाओगे, क्यों, हम जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं, हम लास्ट तक खड़े रहते हैं, हम छोड़ के नहीं भागते। वहाँ पर क्या हुआ, वो ऑर्गेनाइजर जो रेफरी थे सब भाग गए, बच्चे खड़े रह गए, ना तो कैश प्राइज है, ना मेडल है, ना ट्रॉफी है, नथिंग एल्स। फिर वहाँ पे थाना पुलिस हुआ, उस लड़के से मैंने अभी रिसेंट पूछा, मैंने क्या हुआ था,
कह रहा भैया ऐसे ऐसे जो मैंने अभी आपको बताया ये सीन हो गया था। तो मैंने उसको एक ही बात कही, मैंने कहा यहाँ पे कंपटीशन खेल रहा है तू? कह रहा हाँ। मैंने यहाँ तेरे से कोई बदतमीजी करता है? कह रहा नहीं भैया। मैंने कहा किसी की आपस में लड़ाई भी हो रही है? कह रहा भैया मैंने तो देखी नहीं। मैंने कहा सपोज कर लड़ाई हो भी रही है तो क्या बच्चे यहाँ पे लड़ते हैं? कह रहा नहीं भैया। मैंने यही चीज़ होती है रिस्पेक्ट। आप लोकल कंपटीशन में खेल रहे हो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आप पाफी के टूर्नामेंट में खेल रहे हो ना, आप एक तरह से एसोसिएशन का हिस्सा बन जाओगे, एक परिवार का हिस्सा बन जाओगे। कल के दिन अगर आपके साथ कोई बदतमीजी भी कर रहा है ना तो एसोसिएशन जिम्मेदार होगी, वो आपको खुद सेव करेगी अगर आप अपनी जगह सही हो। पर जब आप अपनी जगह सही नहीं हो, आप अपन गली मोहल्ले में जा रहे हो तो फिर हमें शिकायत क्यों कर रहे हो? ये सीन मुझे बच्चों का समझ में नहीं आता। और जाहिर सी बात है ये गली मोहल्ले वाले कॉन्टेस्ट जब तक हो रहे हैं जब तक ठीक है, जिस दिन मूड ख़राब हुआ इनको उठा के बैन कर देंगे। जो ऑर्गेनाइजर है, जो सीओसी बन रहा है, जो टाइटल ला रहे हैं, सिंपल सी लिस्ट है 15-20 जनों की लिस्ट। जब अपने आप आएगी ना तो 15-20 की जगह 200 को समझ आ जाएगी जब 15-20 बैन होंगे। और बैन होने का दर्द उनसे पूछो जो बैन हुए हैं कि हाँ आपने तैयारी, हाथ में पावर है पर दिखा नहीं पा रहे। कहाँ से दिखा पाओगे जब बैन हो तो? सही बात, लोगों को अपॉर्चुनिटी का ही वेट होता है और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ऑफिशियल काम जो होगा वो सब कुछ खराब कर सकता ऑब्वियसली है। बात है। सब लोग वेट कर रहे थे प्रो पंजा लीग का, इतनी बड़ी लीग है और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि किसके मैच किससे होने वाले हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार आपस में भिड़ते हैं, सबको मजा आता देखने में मैचेस में। तो ये जब प्रो पंजा लीग आने वाली थी ये अचानक से टल क्यों गई, और आएगी तो कब आएगी, या फिर आएगी या नहीं आएगी? हाँ, प्रो पंजा लीग खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे मेन बात है, सबको पता है टीवी पे आती है। अब जब टीवी पे आने की डेट डिसाइड हुई थी तो वो मेरे ख्याल से 23 सितंबर से 14 अक्टूबर तक थी मे भी, जहाँ तक मुझे याद है, पहला जो अभी गया रिसेंट। तो उसमें उस दौरान क्या हुआ, जो हमारे प्रवीण दवा सर है जो को फाउंडर है प्रो पंजा लीग के, उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में चोट ज़्यादा आई उनको। जिस हिसाब से वो, जैसी बात है जब मुखिया हमारा बीमार है तो घर में कोई काम नहीं हो सकता। सही बात है ना, वो हम सब कुछ संभालते हैं, वो अकेले, वो वन मैन आर्मी वाला सीन है। ठीक है उन्होंने सब काम बांट रखा है, पर अगर मैं देखूं तो प्रवीण दवा सर रीढ़ की हड्डी है आर्म रेसलिंग और प्रो पंजा की। ठीक है, वो नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा इंडिया के अंदर। फिलहाल ये सिचुएशन आ चुकी है। और साथ ही साथ जब उनकी हेल्थ इश्यूज थे तो इस कारण से पोस्टपोन करना पड़ा प्रो पंजा लीग को। तो वो प्रो पंजा लीग पोस्टपोन होते होते अभी क्या होता है, जब टीवी में लीग आनी है तो टीवी वालों से हमें परमिशन लेनी होगी कि हम अपना टेलीकास्ट कब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 15 से 16 दिन का टेलीकास्ट होना है लगातार। अब इतने स्लॉट्स खाली चाहिए हमें 7 से 9, और कुछ बुकिंग। अब हम वेंकट हॉल में शादी कराने जाते हैं तो वेंकट हॉल वाले को भी तो 2-3 महीने पहले बुक करते हैं ना। सही बात है, क्योंकि अगर ऑन द स्पॉट जाएंगे तो वो खाली नहीं मिलेगा। और ऐसे ही टीवी, वो तो टीवी चैनल है, वहाँ पर कितने पहले बुकिंग हो जाती है और कितने दिन पहले से बुकिंग चलती है उन चैनल्स की कि इस टाइम पे मेरा क्रिकेट मैच आना है, इस टाइम पे मेरा बैडमिंटन आना है, जो कंपनीज अपनी वो रन करती हैं लीग्स वगैरह। अब जो चीज़ है, प्रो पंजा डिले इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ डेट नहीं मिल पा रही थी। अभी जो डेट थी, अभी क्रिकेट मैच खत्म हुआ है, ठीक है, अब दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, बैक टू बैक क्रिकेट है, उसके बीच में प्रो कबड्डी आया, वो भी स्पोर्ट्स है। जनता भी इतना स्पोर्ट्स नहीं देखती। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रो पंजा की डेट है जो डिले करनी पड़ी, और जल्द ही डेट अनाउंस हो जाएगी। अभी मेरे ख्याल से अगस्त के टाइम पर प्रो पंजा लीग आ सकता है, जहाँ तक चांसेस हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे पाफी को काम है और एशिया चैंपियनशिप करानी है जो इंडिया के अंदर ही है, नेशनल्स है, उसके बाद ही प्रो पंजा आ पाएगा। और होप सो बहुत अच्छा प्रो पंजा आएगा। जितना सब्र कर रहे हैं हम, सब्र का फल मीठा होता है, सबने बताया। और क्या पता इस बार अलग ही लेवल पे आ जाए प्रो पंजा। पहले भी आया पर इस बार मुझे जो मेरे खुद से फीलिंग है, इस बार कुछ सर धमाकेदार सोच रहे हैं, और जो वो सोचते हैं ना वो अलग ही लेवल का होता है, वो आपने देखा भी है अभी तक जी। तो सब लोग वेट कर रहे हैं प्रो पंजा, और होप सो जल्दी आए और हमें सबके मैचेस देखने का मौका मिले, और आपको फिर से उस रेफरी की ड्रेस में हम खड़ा देख पाएंगे, क्योंकि तो बात की बात है। इनकी वीडियोस भी रेफरी वाली बहुत वायरल होती है, हमने देखा है सबने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पर्सनैलिटी बनाई हुई है उस हिसाब से। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी प्रवीण दवास सर, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो हमने देखा है कि आर्म रेसलिंग तो बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन वो एक लिमिटेड जगह पे रुक रही थी और ना ही बाहर निकल रही थी, ना ही लोगों को इतना शौक था। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया, सबको पावर लिफ्टर बनना था, बॉडी बिल्डर बनना था, अब सबको आर्म रेसलर बनना है। सबको अपने घर वालों से क्रिकेट की बात नहीं करनी कि मुझे क्रिकेटर बनना है, बात करनी है कि मुझे प्रो पंजा में जाना है, प्रो पंजा लीग। तो उसके पीछे हमें पता है सबको कि कौन है, प्रवीण दवास सर। तो आप मुझे ये बताइए, अगर प्रवीण दवास सर ना होते इस जगह पे लीग कराने के लिए,
तो क्या ये इतनी जल्दी आ पाती, और अगर ये आती भी तो उसको कितना टाइम लगता? सबसे मेन बात है, अरविंद दवास सर ने जो प्रो पंजा और आर्म रेसलिंग के लिए करा है वो कोई नहीं कर सकता इंडिया के अंदर, टू बी ऑनेस्ट। सबसे मेन चीज़ है, मैं अगर प्रो पंजा या पाफी आर्म रेसलिंग में ज्वाइन हुआ हूँ वो बिकॉज ऑफ सर और मैम। उन दोनों को देख के, उनके काम को देख के और उनके नेचर को देख के, वो इतने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, जिसकी कोई वो मैं कह सकता हूँ कंपैरिजन ही नहीं है, कि आप किसी से उनकी तुलना ही नहीं कर सकते। वो आपसे इस तरह से बात करेंगे जैसे वो आपके बड़े भाई बहन है ना। आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आपको अगर पैसों की जरूरत है, उन्होंने पैसों से भी बहुतों की मदद करी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो ना हो आर्म रेसलिंग में, तो मैं नहीं मानता कि प्रो पंजा आ पाता और पाफी इस पाफी नहीं, जो दूसरी फेडरेशन थी, इस लेवल पे जा पाती। सबसे मेन है, पाफी अलग हुई, दूसरी फेडरेशन है जो वो रन कर रही है, वो कहाँ पर है किसी को नहीं पता। सही बात। वो कितने इवेंट करा रही है, कैसे इवेंट हो रहे हैं, किसी को कुछ जानने की चाहत ही नहीं है उनको। तो आप लेवल अपने आप समझ सकते हो कि परवीन दवास सर ने क्या किया है आर्म रेसलिंग के लिए, और उनसे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता इंडिया के अंदर आर्म रेसलिंग को लेकर। और अगर आप बात कर रहे हो दबास सर ना होते तो ये टीवी पे आ पाती, तो नेवर, कभी ना आ पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन था इस फेडरेशन के अंदर, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स थी। आप एथलीट होते हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं बहुत सारे, मैं उनसे बात करता हूँ तो वो अपना दर्द बयान करते हैं कि पुरानी वाली फेडरेशन में होता क्या था उनके साथ। उनके कैश प्राइज नहीं दिए जाते थे, उनसे जो गवर्नमेंट की मदद थी वो नहीं दी जाती थी। जो बच्चा विदेश खेलने जा रहा था उनका वीज़ा तक नहीं दिया जाता था, उनको एप्लीकेशन लगा के रोक दिया जाता था। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत फेमस है, वो पारा आर्म रेसलिंग करता है, तो उसने मुझे अपनी जर्नी बताई थी कि वो एयरपोर्ट पे उसका वीज़ा नहीं हुआ था, वो वहाँ पर रो रहा था। अब जिसने अपनी पूरी मेहनत करी हो, पूरे पैसे लगाए हों, सब कुछ, वो फ्लाइट में बैठने से 1 सेकंड पहले उसकी मतलब जाने का टाइम ही नहीं हो रहा, तो उसने सोर्स वगैरह लगा के उस टाइम हो गया था काम उसका। पर अब यही चीज़ अगर उसकी देखी जाए कि एथलीट को रोना पड़ रहा था, और अब देखा जाए तो आपने अभी एशिया कप देखा, चैंपियंस आए हैं, वर्ल्ड से चैंपियन, एशिया के लेवल के चैंपियन कितने इंडिया के अंदर आए। वो तो बंदा वर्ल्ड को अपने यहाँ लेके आ गया। तो पावर और स्टारडम और मेहनत सब दिखता है इसमें, कि वो बंदा क्या सोचता है कि अगर एथलीट भी नहीं जा पा रहा बाहर, तो एथलीट के लिए भयंकर एशिया यहीं पे करा दिया। अभी अपकमिंग एशिया कप होने वाला, चैंपियनशिप होने वाली है, वो भी इंडिया के अंदर है। तो जैसी बात है, आप और मैं अफोर्ड कर लेंगे, पर एक प्लेयर होगा ना जो 1-2 लाख रुपए नहीं भर पाएगा फ्लाइट के, रहने के, 5 स्टार के, ठीक है, उसके लिए क्या बेनिफिशियल हुआ कि भाई ले तेरे इंडिया में करा रहा हूँ, तू खेल, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम खेलो, तो मैं सब कुछ यहीं ला के दे दूंगा। बदले में क्या मांगता है वो बंदा? कुछ भी तो नहीं मांगता, सिर्फ एक आपके लिए मतलब भरोसा, और आप उनके लिए लॉयल रहो। सबसे मेन चीज़ ये है, मैं सारे यूथ को बोलूँगा कि आप प्रो पंजा और पाफी के लिए लॉयल रहो, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है इस आर्म रेसलिंग में, और आप साथ में लगे रहो उनके, हम तो लगे हुए ही हैं, और बहुत अच्छे जेन्युइन है। मेरी तरफ से मैं आर्म रेसलर को बोलूँगा कि डिसिप्लिन में रहो, उनके चहेते बन के रहो, आपका करियर अपने आप बन जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है, सबको बाहर वर्ल्ड के प्लेयर के साथ खेलना होता है, लेकिन वो वर्ल्ड के प्लेयर यहाँ पे आके हम लोगों के साथ खेलते हैं। यही उनका पर्सनैलिटी उनकी ऐसी है, और उनकी पावर इतनी है कि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड इधर आए, हमें क्यों बाहर जाना है जब हम यहीं पे वर्ल्ड के साथ खेल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है। और जिन बच्चों को मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, उनका भी और बाकी लोगों का भी, पूरे इंडिया का ये क्वेश्चन होता है कि करियर हो या नहीं है, करियर है या नहीं है। तो करियर वाली चीज़ में, जो करियर का हम लोग वर्ड बोलते हैं, वो मेन सबको पता है किस लिए बोलते हैं, कि पैसा है या नहीं है। खुद भी पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि जो इनकम होती है रेफरीज की भी और प्लेयर्स की, वो कितने के अराउंड होती है? प्लेयर्स की बता देता हूँ मैं आपको जी। आपको कितनी पता है? प्लेयर्स की मुझे अभी तक जो सुनने में आया था, वो यही सुनने में आया था कि 20,000 से 25,000 मिलती है मैच की। गलत है आपकी सोच, और गलत जानकारी है आपके पास। एक प्लेयर को जो 18वीं रैंक पे है, उसको कम से कम 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2 लाख? जी। और फर्स्ट वाले को थोड़ा बढ़ा लो, 2.5 लाख। अब ये कैसे दिए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जी। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है कि टॉप 18 है, टॉप 18 की जो फीस है वो अलग अलग डिवाइडेड है वेट कैटेगरी वाइज, कि जो उसकी रैंकिंग है उसके वेट में, सपोज करो 70 का लड़का है, उसकी रैंकिंग कितनी रही टूर्नामेंट के अंदर, कि वो कौन सी रैंक पे रहा, फर्स्ट पे रहा, 18 पे रहा, 13 पे रहा, तो उसके जो 18 वाला है उसको 40 से 45 हज़ार रुपये सिर्फ फीस, मतलब मैच खेलने के फीस जो कॉन्ट्रैक्ट उसके, 1 मैच हुआ है, 2 मैच हुए हैं, 3 मैच हुए हैं, वो
टीम डिसाइड करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मैच ही होते हैं, तो 2-3 मैच खेलने की 40-50 हज़ार रुपये मिल जाते हैं उसको, अगर वो 18 रैंक पे है तो। अगर वही प्लेयर फर्स्ट आया है तो फर्स्ट को ईजिली 80 से 1 लाख रुपए मिलते हैं, अगर वो रैंक फर्स्ट आई है। अब उसमें ये नहीं है कि उसने 10 मैच खेले हैं या 2 मैच खेले हैं, उसने कितने खेले हैं उस हिसाब से उसका जो, जैसे हम क्या देते हैं, एवरेज निकाला जाता है और उस हिसाब से उसको रैंकिंग दी जाती है कि ये नंबर 1 प्लेयर है और ये नंबर 18 प्लेयर है, वो सब कुछ समझते ही हैं। दूसरी बात, अब जो प्लेयर होते हैं या ऑफिसल्स होते हैं, जैसे मैं रेफरी हूँ, मैं अपना भी बता देता हूँ, सारी ट्रैवलिंग, जितनी ट्रैवलिंग है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुंबई प्रो पंजा लीग होना है, शूटिंग वहाँ पर होनी है। अब जो भी मेरा एक्सपेंस होगा, टिकट यहाँ से जाने का, जो हर चीज़ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सारा प्रो पंजा लीग देती है। टिकट भी वही देंगी आपको, आप खुद से टिकट करा लो वो पेमेंट कर देंगी, या उनसे अगर आप क्या होगे वो उसमें भी खुश रहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आपका नियर बाई स्टेशन कौन सा है और कहाँ से कौन सी बस है या ट्रेन है, फ्लाइट है, जैसे भी है, जिस तरह से करनी है वो बता दो। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे हरिद्वार में हूँ और मुझे मुंबई जाना है तो मेरा जाने में 10,000 एक तरफ से लगेगा बिल्कुल। अगर मैं प्लेयर हूँ या रेफरी भी हूँ, सपोज करो 10,000 लगेगा, आने में भी 10,000 लगेगा, है ना। मुंबई पहुँचने में अगर मैं दिल्ली से भी ट्रेन लूँगा तो भाई 1,000-2,000 रुपये तो दिल्ली जाने में लग जाएंगे, दिल्ली से फिर वहाँ तक जाने में लग जाएंगे। इस तरह से अगर फ़्लाइट में भी जा रहा हूँ तो ठीक है, 7 से 10,000 के बीच में खर्चा है जाने का, आने का भी इतना ही हो गया, तो इसको मोटा मोटा मान के चलो 15,000 रुपये। अब मैं 18 रैंक पे आया हूँ, मुझे 45,000 रुपये दिए गए हैं, 15,000 रुपये मेरे आने जाने का खर्चा ट्रैवलिंग का, ठीक है, कितने हो गए? 60,000 रुपये। अब असली चीज़ बताता हूँ मैं, जो एथलीट सोचते हैं कि उनको कम पैसे मिले हैं, असली चीज़ क्या है, आप रहते हो 3 स्टार होटल में, आप जो 2 स्टार नॉर्मली ये होते हैं होटल, इसका एक्सपेंस कितना होता है एक दिन का? अप्रोक्स 2,000 के आसपास, 2,000 के, चलो 2-2.5, 2 भी ना मानो, जो नॉर्मल होटल है उनका 1,500 मान के चलो, 1,500 मान, जिसमें वो ब्रेकफास्ट नहीं देते, लंच नहीं देते, डिनर नहीं देते। अगर वो आप उनका स्वीट लोगे तो नॉर्मल होटल का 3,500-4 हज़ार रुपये बैठ जाएगा। हाँ, वो इतना चार्ज ले लेंगे आपसे, 3,000 मान लो चलो। अब वो 3 स्टार में आपको फैसिलिटी दे रहे हैं रहने की, जो 3 स्टार में फैसिलिटीज मिल रही है, तो उसका खाना रहना पर कितना आपके हिसाब से कितना होना चाहिए एक दिन का? कम से कम आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ, एक दिन का कम से कम तो 4-5 हज़ार तो होना ही चाहिए। 5,000। अब मैं आपके उस पर पूछ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बड़ा चढ़ा के आपने मुझे बताया 5,000 रुपये। 5,000 रुपये 20 दिन की शूटिंग है, 20 दिन टेलीकास्ट होगा। 20 दिन कैसे टेलीकास्ट होगा? ठीक है, मैं मानता हूँ 15 दिन चैनल पे आता है, पर 4 दिन पहले जो वेइंग, उनका प्रोमो शूट, हर तरह की फैसिलिटी, मतलब जो चीज़ें रह जाती है उसको पूरा करना, टीम अप और ये सब चीज़ें, वो 3 से 4 दिन पहले एथलीट को बुला लिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब वो 20 दिन का हो गया, तो 5,000 के हिसाब से 20 दिन के कितने हो गए? 1 लाख तो यही बन गया सीधा। 1 लाख। अभी हमारा कैश प्राइस कितना था 18 वाले रैंक को? 70-80 हज़ार। 18 को हमारा 45,000। हाँ, 45,000। ठीक है, 15,000 ट्रैवलिंग का भी था। 60 से 70,000, 1,70,000 पड़ गया 18वें प्लेस वाले को। अब यही फर्स्ट वाले पे आ जाओ, फर्स्ट वाले को मिल रहा है 1 लाख रुपए। 1 लाख, 1 लाख वो, 1 लाख वो, 2 लाख। 2 लाख जाने आने का खर्चा 20,000, 2,20,000 एक प्लेयर को हो गया। टोटल प्लेयर पीपीएल में 180 है। अब 180 में फर्स्ट वाले की मैंने आपको मतलब मैं अप्रोच सही नहीं कह रहा, 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, पर एक प्लेयर को 2 लाख में पड़ रहा है, एक प्लेयर पड़ रहा है 1,80,000 रुपये। हम एवरेज मान लेते हैं 1,90,000 रुपये का। 1,90,000 का एवरेज है, 180 प्लेयर्स हैं। उन 180 प्लेयर्स को इतने अमाउंट पे बुलाना, खाना, रहना, सहना और उनके बाद उनको फीस देना, तो एथलीट के लिए तो जन्नत है भाई। और सबसे मेन बात है रेफरीज को आने जाने का, रहने का 3 स्टार में वही सेम प्रोसेस है, और फीस मिलती है अच्छी, पर इतना बता दूं मैं आपको, प्लेयर से थोड़ी कम है, थोड़ी क्या, हाँ कम ही है, और रेफरीज को थोड़ा कम मिलता है,